नमस्कार, मैं अनुषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में, अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश सैनी जी हैं, जो तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुँचाएंगे। और सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या कुछ खास है, एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई बड़ी खबरें हैं आज। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो ताइवान और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है उस पर जानकारी मैं देना चाहूँगा। जी। जिस प्रकार से यूक्रेन, रूस, हमास और इजराइल युद्ध के बाद अब संघर्ष के उसमें आशंका जताई जा रहा है कि ताइवान और चीन के बीच में भी जो है युद्ध हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही वहां पर चुनाव संपन्न हुआ और नया राष्ट्रपति ने वहां पर शपथ लिया, वैसे ही चीन ने वहां पर वार गेम चालू किया है। वार गेम का मतलब ये है कि चारों ओर से घेर के वहां युद्ध अभ्यास और इनके जो हथियारों से लैस जो युद्धपोत है उससे अभ्यास चालू किया है। बिल्कुल। और इसमें दुनिया में ये मैसेज देना चाह रहा है कि ताइवान पर हम हमला करने वाले हैं और ताइवान को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ताइवान जो है हमारे देश के हिस्सा रहा है और हमें किसी भी हाल में जो है ताइवान को देश में मिलाना है। हमारी जो विस्तार नीति है चीन की, उसी विस्तार नीति के अंतर्गत ताइवान को अपने विस्तार में शामिल करना चाहता है। जी। चीन देश के जो है बीजिंग के जो पावर है उस पावर के अंतर्गत ताइवान को लाना चाह रहा है। और हाल में जो है चीन कल भी एक के बाद एक युद्धपोत उतारते गए और 19 युद्धपोत अब तक उतार चुके हैं। बिल्कुल। 24 घंटे में कुल मिला के लगभग 50 चीनी विमानों ने ताइवान सीमा में घुसपैठ की है और 19 युद्धपोत उतारे हैं। तो इससे लग रहा है कि हमें एक और जो युद्ध है वो देखने को मिल सकता है। जैसे हम रूस और यूक्रेन और हमास और इजराइल के बीच के युद्ध देख रहे हैं, इसी प्रकार से ताइवान और चीन भी आपस में लड़ाई चालू कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल। ऐसे ही ताइवान ने लेकिन उसके खिलाफ ये जवाब दिया है कि हम किसी भी हाल में चीन के इस दबाव में नहीं आने वाले हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और हम इसके जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। जी। तो इसका मतलब यही है कि इस प्रकार के किसी प्रसार में अब ताइवान नहीं आने वाला है और इसके उलट चीन जो है उसमें कभी भी युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और छूट-फूट हमला वो कर सकता है। बिल्कुल। दूसरी ओर जो है इसी से जुड़ा हुआ है कि 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है रूस और यूक्रेन की जो युद्ध जारी है उसमें कुछ शुभ संकेत अभी मिलने लगा है कि रूस ये चाहता है कि यूक्रेन और रूस के बीच की जो युद्ध है वो समाप्त किया जाए। इसके लिए शांति वार्ता की जाए और शांति वार्ता के लिए जो पुतिन के जो एक सलाहकार मंडली है उस मंडली ने ये संकेत दिया है और बातचीत प्रारंभ भी कर दिया है कि अब 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और जो प्रतिबंध लगाए गए रूस के ऊपर, उस प्रतिबंध के चलते रूस में आर्थिक हानि बड़े बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है। इसी से रूस परेशान है बिल्कुल। और इस कारण से रूस चाहता है कि अब हम बाहर आ जाए इस युद्ध से। और जो यूक्रेन है उन्होंने भी ये शर्त रखी है कि हमें भरोसा नहीं है कि इस प्रकार के शांति वार्ता के लिए हमेशा वो आगे आते जरूर है, बात चलाते जरूर है, लेकिन अंत समय में जो है कोई ना कोई ऐसे शर्त रख देते हैं जिस कारण से जो है शांति वार्ता होती नहीं है। तो इसी कारण से जो है रूस ने कहा कि अब शांति वार्ता तभी हो सकती है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन उसमें ना हो। हम उनके टीम से बात करेंगे और अभी 1 माह के भीतर, अगले ही माह जो है स्विट्जरलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीटिंग है। उस मीटिंग में वो कहा है कि हम उसमें बात करेंगे और यदि युद्ध रोकना चाहता है रूस तो हमसे बात करे बिल्कुल। और ठोस बात करे, हमें गुमराह ना करे। साथ ही ये भी कहा कि जो शहर रूस के कब्जे में है, इसी युद्ध के दौरान उन्होंने कब्जा कर लिया था, वो शहर को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके शांति वार्ता के लिए यूक्रेन तैयार होगा। बिल्कुल। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि रूस और यूक्रेन
बहुत छोटा देश है और रूस बहुत बड़ा देश है। उसके बावजूद आज आगे होकर रूस चाहता है कि शांति वार्ता हो, युद्ध को रोका जाए। बिल्कुल, और बिल्कुल, ये यूक्रेन के लिए एक बड़ी खबर है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मैसेज देने में कामयाब रहे दुनिया को कि रूस को हमने चुका दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जो 3-4 दिन से सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है और पूरी दुनिया में इस खबर से और नजरें है इसमें, ये है बांग्लादेशी सांसद को जो है हनी ट्रैप में फंसा कर लाए थे और फिर हत्या कर सबकी चमड़ी उतार दी। तो मतलब ये जो एक जघन्य हत्याकांड है, इसमें सुपारी का एंगल है, हनी ट्रैप का एंगल है और कसाई एंगल है। कसाई का मतलब ये है कि एक जो बांग्लादेशी सांसद जो अनावारुल अजीम है, इनके हत्या के मामले में एक मुंबई का कसाई है, ये भी घुसपैठिया है, मतलब ये भी बांग्लादेश का है। और इस कसाई को जो है, इसका जो कसाई जिहाद हवलदार के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है। इसने सबसे पहले एक सुनियोजित तरीके से सुपारी ली है कि हम जो बांग्लादेश के सांसद है अजीम को हम मौत के घाट उतार देंगे। उस सुपारी के चलते सबसे पहले एक हनी ट्रैप के मामला में उलझाया और जैसे ही उस हनी ट्रैप में सांसद उलझा, वैसे ही जो है उसमें उनको मालूम था, इनपुट था कि ये इलाज के लिए भारत आ रहे हैं, इसीलिए जो है वो भी साथ आई है। और साथ आने के बाद जो है एक एक चीज की खबर वो देती गई है। और जो हवलदार है, मतलब हवलदार नाम है उसका, कसाई हवलदार, तो वो इस प्रकार के वारदात करने में बहुत माहिर है और इसी कारण से ये सुपारी उसको मिली थी। और सबसे पहले जो बांग्लादेशी सांसद है उनको गला दबा के हत्या की गई उनकी। उसके बाद जो है उसके पूरी तरह से खाल उतार दी गई है बॉडी से, ताकि ये पहचाना न जा सके कि ये इंसानी बिल्कुल। मांस के टुकड़े हैं। और जी, खाल उतारने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर पूरे शहर में पॉलिथीन में भर के फैलाया गया और इतने सुनियोजित तरीके से फैलाया गया कि पॉलिथीन का मुंह बंद नहीं किया गया, ताकि ये फेंकने के बाद आसानी से अन्य जानवर उसको खा सके। और यही हुआ है कि कुछ टुकड़े तो मिले हैं, लेकिन अभी संसद के डेड बॉडी के अनेक टुकड़े अभी बराबर नहीं हुए। जी, शायद वो अन्य जानवरों का निवाला बन चुके हैं वो टुकड़े। ऐसी बिल्कुल, स्थिति में जो है ये हत्याकांड को देखने के बाद देखिए मानवता बिल्कुल शर्मसार हुआ, चाहे जितने भी जघन्य अपराधी रहा हो, ये गैंगस्टर रहे हो, ये स्मगलर रहे हो, लेकिन इस प्रकार की हत्या अगर करते हैं तो निश्चित रूप से इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और इस प्रकार के जो अपराधी भले ही पकड़े गए हो, लेकिन उनकी सजा भी इसी प्रकार की होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार का अपराध दोबारा ना करने की कोई हिम्मत कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल, अंतिम खबर और ये है कि जो ब्रिटेन में चुनाव समय से पहले की जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसके चलते जो ऋषि सुनक है, उनके और ब्रिटेन के बीच में और भारत के बीच में एक समझौता होने वाला था, जो अब मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों को बहुत फायदा मिलना था। ये चुनाव के कारण से हो सकता है कि ये रुक जाए। ये भारत के लिए ठीक बात नहीं है, ना ही ब्रिटेन के लिए है। इन दोनों ने इस वार्ता के लिए कई प्रकार के कई लेयरों में मीटिंगें की है, कई चीजों को उसमें चेंज किया गया है, एक दूसरे से बातचीत करके उसमें अंतिम ड्रॉप तैयार हो चुका है। ऐसे स्थिति में यदि चुनावी मोड पे ब्रिटेन आ जाता है तो निश्चित रूप से जो मुक्त व्यापार समझौता है वो नहीं हो पाएगा। इसके चलते मुझे लगता है कि वो चुनाव के बाद ही जो भी नया वहाँ का राष्ट्रपति होगा, उनके बाद ही कुछ हो पाएगा। वो इस समझौता करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इस पर डिपेंड होगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी फिलहाल ऋषि सुनक की जो पार्टी है वो 15 से 20% के अंतर से पिछड़ती हुई दिख रही है। जी, तो इसीलिए इस समझौते में मुझे लगता है कि अभी देर लग सकते हैं और ये समझौता भारत के लिए बहुत सुनहरा अवसर था। बिल्कुल। और अगर समझौता हो जाता तो भारत के लिए आर्थिक व्यवस्था में काफी सुधार आता। जी, जी निशा। जी बिल्कुल। और हम तमाम राष्ट्रीय स्तर पर खबरें जान लेंगे, क्योंकि आज 6वें चरण का चुनाव हो रहा है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है, एडिटर सूरज जी से आज हम जानेंगे।
बिल्कुल निशान, लोकतंत्र के महापर्व का यह महायज्ञ है और आज 6वें चरण का मतदान हो रहा है और इसके बाद में 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद में यह महायज्ञ पूर्ण हो जाएगा। रही बात पूर्ण होती की तो 4 जून को जब इसके नतीजे आएंगे तब यह पर्व पूरा होगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आज 5 चरणों में जो वोटिंग हो चुकी है उसके बाद में 6वें चरण की मतदान के प्रतिशत को लेकर के तमाम राजनीतिक दल और चुनाव आयोग के माथे पर भी चिंता है कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़े, क्योंकि यदि आज 66% प्लस वोटिंग होती है तो ट्रेंड टूटेगा। क्योंकि अभी तक जो वोटिंग हुई है उसमें ये देखा गया है कि वोटिंग का परसेंटेज 2019 की अपेक्षा लगातार कम हुआ है। उसको लेकर के तमाम तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं। दूसरा बताना चाहूंगा कि जिन 8 राज्यों में चुनाव है, 7 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ 58 सीटों पर वोटिंग है। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज मतदान होना है, हरियाणा की 10 सीटें हैं, बिहार की 8 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें हैं, नई दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज मतदान होगा और सभी की नजर नई दिल्ली की सीटों पर लगी हुई है। उड़ीसा की 6 सीटें हैं, झारखंड की 4 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर आज चुनाव होना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की जिन सीटों पर सबकी नजर लगी हुई है और इसके अलावा कुछ और दिग्गज हैं जिसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनकी भी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, उनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। जहां नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र सीट से हैं, उस सीट पर सबकी नजर है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ रही हैं और धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, तो इस सीट पर सबकी नजर टिकी हुई है। दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और सुल्तानपुर से मेनका गांधी के अलावा मनोज तिवारी की सीट पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांसुरी स्वराज भी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं चुनाव मैदान में और आज उस सीट पर भी मतदान होना है। तो सभी की नजर टिकी हुई है कि बांसुरी स्वराज अपनी मां के नक्शे कदम पर कितना सफल उतरती हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज ने जिस तरह से राजनीति में जो आयाम स्थापित किए हैं उन आयाम को और उन सोपानों के वो कितना ऊपर जाती हैं या उनको किस तरह से प्रदर्शित करती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ बात करूं कि मतदान का जो प्रतिशत को लेकर के मैंने कहा है कि वो बढ़ाने को लेकर सभी राजनीतिक दलों की कवायद है, चुनाव आयोग की कवायद है। दूसरी तरफ इस बीच में एक और बात यहाँ उल्लेख है कि चुनाव के बीच में सुप्रीम कोर्ट में बूथ वार वोटिंग का जो डेटा को लेकर के बात चल रही है, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा जब फाइनल परसेंटेज दिया जाता है कि किस बूथ पर किस सीट पर कितना परसेंटेज मतदान हुआ है, उसको लेकर के विपक्षी दलों के द्वारा लगातार आपत्तियां उठाई जा रही थी और फॉर्म 70C को लेकर के भी चर्चा की जा रही थी कि जिस तरह से तमाम चीजें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि जहां एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच में बूथ वार वोटिंग का डेटा सार्वजनिक करने के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ जिस तरह से मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखूं तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा था कि जितने परसेंटेज वोटिंग हुई है और वोटिंग के दिन के डेटा में और उसके 2 या 3 दिन बाद के डेटा में लगभग 1 करोड़ वोटों की बढ़ोतरी हुई है। स्वाभाविक बात है कि जब चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि जैसा देखा जाता है कि 6 बजे तक यदि वोटिंग होना है तो 6 बजे के बाद तक वोटिंग चलती है और वो वोटिंग इसलिए चलती है क्योंकि जितने लोग मतदान केंद्र के परिसर में अंदर आ चुके हैं उनका मतदान कराया जाना होता है, चाहे वो 10 लोग हों, 50 लोग हों, 100 लोग हों। तो 6 बजे के बाद मतदान परिसर में किसी को एंट्री नहीं दी जाती, लेकिन मतदान होता रहता है कि जितने लोग परिसर में आ चुके हैं वो मतदान कर पाएंगे। तो कई बार ये होता है कि 6 बजे तक का एक आंकड़ा जारी कर दिया जाता है, उसके बाद में जब मतदान पूरा होता है तब वो आंकड़ा अलग होता है। और चूंकि इसमें चुनाव आयोग ने जो बात कही थी कि इसमें बैलेट पेपर भी शामिल होते हैं, जब पोस्टल बैलेट होते हैं वो भी शामिल होते हैं, तो उन सब की गिनती करके जो है डेटा बाद में जारी किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के बीच में बूथवार डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि यह जो याचिका है ये संदेह के आधार पर आधारित है, इसमें कोई ठोस एविडेंस वैसे नहीं। दूसरी तरफ हम देखें कि जहां बयानबाजी को लेकर के शुरू से ही चर्चा चल रही थी कि इस चुनाव में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की धार लगातार तेज होती गई है, तो वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है और आम आदमी पार्टी को झाड़ू पार्टी के नाम से उन्होंने संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि झाड़ू पार्टी ने कांग्रेस से आपातकाल का पाठ अच्छे से सीख लिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है, जो झाड़ू पार्टी है, कांग्रेस की फोटोकॉपी पार्टी है। इन्होंने कहा आरोप भी लगाया है कि आम आदमी पार्टी मतलब झाड़ू पार्टी के सामने यदि कोई झुकता नहीं है
चाहे वो पत्रकार हो या पुलिस हो, तो ये उन पर मुकदमे करा देती हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पंजाब में किसानों की बात कही उन्होंने, कल हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यदि कांग्रेस देश में आई तो ये देश से राम के नाम को खत्म कर देगी। प्रधानमंत्री का जो आरक्षण को लेकर दिया गया बयान था कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण का लाभ है वह छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। तो इस तरह के जो बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सुर्खियों में। दूसरी तरह जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, तो अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने गुरुवार को पूरे देश के सामने मान लिया है कि दिल्ली के शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है जी। क्योंकि उनका जो एक बयान था, एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने जिस तरह की बातें कही। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बयान दिया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं एक मिशन पर हूं, मुझे भेजा गया है एक मिशन के लिए। उसको लेकर के तमाम तरह की चीजें हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब मोदी जी खुद को भगवान समझने लगे हैं तो फिर आम जनता की क्यों सुनेंगी। दूसरी तरफ उनके इसी बयान को लेकर के ममता बनर्जी ने भी कहा है कि यदि वो भगवान हैं तो मैं उनका मंदिर बनवाऊंगी, यदि वो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं तो मैं उनका मंदिर बनवाऊंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरह की बात वो कह रहे हैं, नाम नहीं लिया हालांकि उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। हालांकि इस पर अनेक तरह की टिप्पणियां हुई हैं, अनेक तरह की बयानबाजियां हुई हैं और विश्लेषण भी हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक और बात यहाँ आ जाती है कि अमित शाह कल बिहार में थे, पटना में थे, और अमित शाह ने जिस तरह से कहा है कि क्योंकि बिहार का कभी जब नाम आता था तो वहां एक अपहरण उद्योग की बात जरूर आती थी कि वहां अपहरण एक उद्योग की तरह संचालित होता था। तब अमित शाह ने कल पटना में मतदाताओं को कहा है कि क्या आप जंगल राज और अपहरण उद्योग की वापसी चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि यहाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो घटक दल हैं आप उन्हें जीत दिलाते हैं तो यहाँ से उद्योग, जो अपहरण उद्योग है वह खत्म हो जाएगा, जंगल राज यहाँ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने देश को अंग्रेजों की तरह लूटा है। और खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर देश को बांटने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस ने हमेशा से हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी निशा जी बिल्कुल। और तमाम उत्तराखंड के अपडेट ले लेंगे महेश जी हमारे साथ। महेश जी, उत्तराखंड में आज क्या सुर्खियों में है, उत्तराखंड से आज क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में एक आत्महत्या का मामला बड़ा सुर्खियों में है, क्योंकि उसमें गुप्ता बंधु जो दक्षिण अफ्रीका में के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका नाम यहाँ पर आया है। और पुलिस ने सजगता दिखाते हुए कल उन्हें कर्जन रोड पर उनका जो आलिशान बंगला है वहां से अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता दोनों को वहां गिरफ्तार कर लिया है। आपको और एक बात बता दूं, ये घटनाक्रम इतना बड़ा है कि यहाँ इसने जो सुसाइड नोट दिया है वो 2 पन्नों का सुसाइड नोट है। बिल्कुल। और उसमें पहले प्रधानमंत्री और बाद में मुख्यमंत्री के नाम ये संबोधन है और उसमें बहुत सारे लोगों के और नाम भी सम्मिलित है, लेकिन अभी तक पुलिस ने अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता का ही नाम उजागर किया है और कल उन्हें गिरफ्तार कर इन्वेस्टिगेशन जारी है। साथ ही आपको बता दूं निशा की यहाँ आज 25 मई है। 25 मई में हेमकुंड साहिब ताजगिरी विधान से यहाँ पर पूजा कर हिंदू साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं। गोविंद घाट और घाघरिया में 2000 के लगभग श्रद्धालु पहुंच गए हैं और वो अभी वहां पर अपने दर्शन करेंगे। यहाँ 3500 से ज्यादा का कैपेसिटी नहीं है। सरकार ने 3500 से ज्यादा श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने से मना किया हुआ। साथ ही आपको बता दूं यहाँ पर एक रुद्रपुर में बहुत बड़ी घटनाक्रम है। कल इनकम टैक्स ने 3 लकड़ी व्यापारियों के यहाँ पर घरों पर और उनके संस्थानों पर जो यहाँ पर उन्होंने छानबीन की और वहां पर एक संयुक्त तरीके से छापे मारे गए, तो उसके विरोध में वहां के स्थानीय व्यापारियों ने बहुत जमकर हंगामा करना, बीच बचाव कर पुलिस ने मामला शांत किया है। आपको एक और बात बता दूं निशा की, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में अभी तक 52 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि ये अधिकतर 60 वर्ष से ऊपर के लोग थे जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। एक बहुत छोटा सा मामला है लेकिन बहुत
पकड़ रहा है। रुड़की से एक प्रकरण है, आम तोड़ने को लेकर के एक बच्चे ने एक पेड़ से आम तोड़ा, उसके मालिक ने बच्चे को पकड़ लिया और पीलर से बांध करके उसकी पिटाई की। जी उसका वीडियो वायरल रहा है। कल पूरे दिन पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक और बात बता दूं, चार धाम के लिए अभी तक 31,55,000 का आंकड़ा रजिस्ट्रेशन का पार हो गया है। लगभग पूरा जून माह ऑनलाइन के लिए फुल हो गया है और ऑफलाइन की व्यवस्था 31 तारीख तक मई तक बंद है। बिल्कुल। और आपको एक और बड़ी बड़ी घटना ये है कि यहाँ पर नैनीताल हाई कोर्ट का जो स्थानांतरण का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस प्रकरण में स्टे दे दिया है। वकीलों में एक तरह की तनातनी चल रही है। गढ़वाल का वकील और कुमाऊं का वकील दोनों अपने अपनी तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी एक तरीके से मामला शांत होता नजर आ रहा है। जी प्रदेश में 2 दिन का यदि मौसम की अपडेट की बात करूं तो 2 दिन में आने वाले जो 2 दिन है वो बड़े शांतिपूर्ण हो सकते हैं। बारिश की संभावना बताई जा रही है। दिशाई का प्रकरण जो लगातार 3 दिन से एम्स का चल रहा है, जिसमें महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया था अपने सहयोगी जूनियर पर और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन अब उन्हीं नर्सिंग स्टाफ ने आज शनिवार से अपनी हड़ताल स्टार्ट कर दिया। उनका कहना है कि इसमें 2 लोगों को अनावश्यक रूप से पुलिस बता रही है और अनावश्यक रूप से व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या व्यवस्था बनी रहेगी। जी बिल्कुल। उत्तराखंड पुलिस की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने तीर्थयात्रियों को प्राइवेट जो वाहन है उन्हें ले जाने के लिए पूरी तरह सख्ती दिखाई है और 3 वाहनों को उन्होंने सील कर दिया है। जी उन्होंने कहा है कि कोई भी जो श्रद्धालु है जो टैक्सी यदि वाहन लेकर ही आता है तो वो उसमें जाया जाएगा। प्राइवेट व्यक्ति यदि पेड करके आता है तो उसमें किसी तरीके से ट्रैवल को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जी जी बिल्कुल। और ट्रेन और बच्चों आवाज मोटर जी तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ज्ञानेश है। ज्ञानेश, उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास है, क्योंकि यूपी की 14 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है और क्या अपडेट सामने आ रही है? निशा, मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान की शुरुआत आज सुबह 7 बजे से हो चुकी है और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। बता दूं कि यूपी के 15 जिलों की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान की शुरुआत आज वो जगहें जो हैं वो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद में मतदान हो रहा है। वहीं अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज में मतदान चल रहा है और संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर में मतदान चल रहा है। मछली शहर और भदोही में भी मतदान हो रहा है। बता दूं कि गैसड़ी विधानसभा में उपचुनाव उसका भी मतदान होता है। तो इस तरीके से देखें निशा तो 14 लोकसभा सीटों पर 162 उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी हम बात करें तो लखनऊ में जो इनकी सुरक्षा को लेकर अगर डीजीपी मुख्यालय से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 8,840 एसआई और एसएसआई की ड्यूटी लगी है। वहीं 68,191 हेड कांस्टेबलों की तैनाती की गई है पुलिस मुख्यालय। वहीं 49,000 होमगार्ड और 49,000 कंपनी पीएससी, 229 कंपनी सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। इस तरीके से और देखें तो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, पीआरडी जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है कि चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। 17,121 मतदान केंद्रों के 28,171 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। अब निशा मैं बात करूंगा कि जो चुनाव चल रहा है वहां पे लोकसभा चुनाव की छठे चरण की 14 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें देखें तो वो लगभग 146 पुरुष और 16 महिलाएं हैं इनमें से। इस तरीके से अगर हम देखें तो ईवीएम खराब की भी शिकायत आई है लगातार कि मतदान रुका हुआ है। इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के मांडा खास प्राथमिक विद्यालय में मतदान स्थल अगर हम देखें तो 328 29 की ईवीएम से खराबी आ गई है, जिससे मतदान रुका हुआ था। और इसी तरीके से मांडा उमापुर कला में मतदान का बहिष्कार कर दिया है। लोगों ने काम न होने की वजह से उन्होंने कहा है कि वोटिंग अपनी नहीं करेंगे। इलाहाबाद सीट पर मांडा उमापुर कला में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया और मतदान बहिष्कार की सूचना मिलते ही बताऊं तो सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे, वो लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बात करें तो आजमगढ़ में भी ईवीएम की गड़बड़ी के चलते बाधित हो रही है वोटिंग। बताऊं जूनियर हाई स्कूल निजामाबाद में सुबह 7:25 पर मतदान शुरू हुआ। मशीन में कुछ गड़बड़ी होने के चलते लगभग 25 मिनट देरी से मतदान शुरू हुआ। वहीं रानी
कि सराय मोहम्मदपुर ब्लॉक के मतदान केंद्र रोह में 7:50 पर वोटिंग मशीन के खराब होने के बिल्कुल। कारण वोटिंग बाधित रही है। तो इस जी। तरीके से निशा हम देखें तो लगभग कई जगह पर शिकायत मिल रही है जो ईवीएम की वजह से लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं। बिल्कुल। वहीं हम बात करेंगे निशा की वाराणसी में प्रियंका गांधी और टेम्पल यादव का रोड शो है आज। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में मतदान होना है। ये 7वें चरण में मतदान होना है और देश की सबसे हॉट सीट अगर बात करें तो वाराणसी लोकसभा में आज इंडिया गठबंधन के दिग्गज जो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की नेत्री जो है डिम्पल यादव वाराणसी में रोड शो करेंगी। बिल्कुल। जी। दोनों नेत्रियां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अजय राय के समर्थन में वोट मांगेंगे। वाराणसी पहुंच दोनों नेत्रियां सबसे पहले बाबा श्री काशीनाथ विश्वनाथ का दर्शन कर मां कुष्मांडा देवी से विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में वो करीब 5 किलोमीटर तक प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव रोड शो कर इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। जी। वहीं निशा मैं बात करूंगा कि पीएम मोदी की वाराणसी से जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा में रणनीति को आज अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में रहेंगे। जेपी नड्डा शुक्रवार की शाम वाराणसी पहुंचे हैं और संगठन की बैठक करने में जुट गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज देर शाम वाराणसी पहुंचेंगे और वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार लोकसभा चुनाव में गंगा किनारे गंगा घाट पर जनसभा करेंगे। वाराणसी के कैंट विधानसभा के 80 घाट पर यह सभा आयोजित की गई है। सीएम योगी जनसभा कर वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी को प्रचंड वोटों से जिताने के लिए मतदाताओं से अपील करेंगे। जी ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश के तमाम अपडेट देने के लिए। हमारे साथ महेश जी थे जिन्होंने तमाम उत्तराखंड की अपडेट दी। हमारे साथ आर्यरा सूरज जी जिन्होंने तमाम, क्योंकि आज 6वें चरण का चुनाव है, 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास था, तमाम अपडेट हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने दी। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।